डिक्टेटरशिप या तानाशाही ग्लोबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में ये सिर्फ कुछ ही देश में देखा गया। एडोल्फ हिटलर जैसे नेता जो इसके रोल मॉडल जाने जाते हैं, उन्हें अपने राजनीतिक समय के दौरान इसका बहुत भयानक प्रदर्शन करना पड़ा। हिटलर ऑस्ट्रिया में जन्मे एक जर्मन राजनेता जिन्होंने नाजी पार्टी के नेता के रूप में 1933 से लेकर 1945 तक राज किया। कहते हैं कि 1945 में इन्होंने आत्महत्या की थी। एंटी सेमिटिज्म यानी कि यहूदी विरोधी भावना और यहूदियों के लिए दिल में बेइंतहा नफरत का शायद मुख्य कारण था इनकी सोच। दोस्तों, एडोल्फ हिटलर का ये मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण यहूदी थे। उनकी माने तो यहूदियों ने जर्मनी के साथ गद्दारी की और इसी कारण से उन्हें युद्ध में हार माननी पड़ी। उनके शब्दों में कहा गया है कि Jews have stabbed us in the back। डेमोक्रेटिक पार्टी वाइमर रिपब्लिक का स्वागत होना भी अपने आप में एक खतरे की घंटी था। हॉलोकॉस्ट इसी का नतीजा है। द हॉलोकॉस्ट, जिंदगी या मौत, जस्ट अ गेम। हाशोआ हिब्रू में होलोकॉस्ट, इंग्लिश में या नरसंहार हिंदी में अर्थ बस एक मौत। एक तानाशाह होने के नाते और एक यहूदी विरोधी हिटलर जो सिर्फ आदेश देता था, किसी भी राजनीतिक सदस्य के शब्द मूल्य रखते हुए शायद ही कभी देखे गए। पोलैंड पर आक्रमण उनके दो कॉन्सेप्ट्स को झलकाता है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन एंड रेशियल सुप्रेमेसी। यहूदी समुदाय की तरफ भेदभाव ही उनका प्रमुख फोकस था। आगे जाकर ये ना ही तो सिर्फ हॉलोकॉस्ट का, इसके साथ दूसरे विश्व युद्ध का भी एक मजबूत आधार बना। नाजी सरकार की सिस्टमैटिक मर्डर पॉलिसी को 1944 में नाम दिया गया, जेनोसाइड। ग्रीक शब्द जेनो जिसका अर्थ है नस्ल या जनजाति और लैटिन शब्द सीआईडी जिसके साथ संयुक्त है जिसका अर्थ है हत्या। ये दोनों वर्ड्स को मर्ज करके पोलिश यहूदी वकील राफेल लेम्किन ने इस शब्द को नामित किया। 60 लाख बेकसूर यहूदियों को, जिनमें से 10 लाख से भी ज्यादा बच्चे थे, इन्हें नरसंहार का शिकार होना पड़ा। 5000 यहूदी समुदायों को भी इसका सामना करना पड़ा। इन्हें जड़ से खत्म कर दिया गया। लगभग यूरोप की 2/3 यहूदी आबादी को बड़े पैमाने पर गोलीबारी और जहरीली गैस के संपर्क में आने से कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में खत्म कर दिया गया। ये कैंप पोलैंड में मुख्य रूप से ऑश्विट्ज, बिर्केनौ, बेल्जेक, ट्रेब्लिंका, सोबिबोर और चेल्मो में स्थित हैं। प्रथम विश्व युद्ध की हार को पचाना हिटलर के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। ये सब नफरत से बदले की तरफ कब कदम बढ़ गए, ये एहसास नाजी पार्टी को शायद हुआ ही नहीं। यहूदी नागरिकों को स्टार ऑफ डेविड का बैज देना, राशन की मात्रा को दिन पर दिन कम करना, कुछ दुकानों पर ही एक निश्चित समय स्लॉट में राशन मिलना, जिसने ना जाने कितनी ही रोज की जरूरत की चीज मिलनी बंद करा दी गई थी, बच्चों और बुजुर्गों को डिपोर्ट करना, जर्मनी से यहूदी बस्ती को पूर्व में स्थित कंसंट्रेशन कैंप्स पर भेजना, इस भयानक दौर का हिस्सा था। इस ट्रीटी ने नाजी शासक एडोल्फ हिटलर को अपना असली चेहरा दिखाने पर मजबूर कर दिया और जैसा कि उन्होंने खुद एक भाषण के दौरान अपने राजनीतिक बयान में कहा था, यह संधि 20 मिलियन जर्मनों की मौत का कारण बनेगी और इस पर हस्ताक्षर जर्मनी को नष्ट करने के लिए किए गए थे। दोस्तों, हमारी कहानी वर्साई ट्रीटी के इर्द गिर्द घूमती है। एक वास्तविक धारणा के रूप में यह संधि वह कारण थी जिसके आधार पर नाजी शासक एडोल्फ हिटलर ने अपने राजनीतिक शब्द खेल के माध्यम से राजनेताओं और नागरिकों को यहूदियों और वाइमार सरकार के प्रति विरोधी दृष्टिकोण के साथ खड़ा किया। इस संधि पर हस्ताक्षर न करना हिटलर की हार का एक ठोस सबूत था। इसके विपरीत अगर हम ध्यान दें तो यही वह कारण था जिसके कारण नाजी सरकार ने यहूदियों और वाइमार सरकार को अपनी सभी समस्याओं के कारण समझाए। अ स्केपगोट टू ऑल फेलियर्स ऑफ नाजीज। नाजी सरकार के बारे में यहाँ तक सुना गया था कि वे मानव शरीर की चर्बी निकालते थे और उससे साबुन बनाते थे। जब पायलट स्टडी करी गई तो पता चला कि यह सब सिर्फ एक अफवाह थी। यहूदा बाउर ने यहूदी टेलीग्राफिक एजेंसी को यह बात बताई और उनकी गलतफहमी दूर की। अपनी तानाशाही को दुनिया के सामने और पुख्ता रूप में पेश करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में मजदूरों की संख्या लगातार बढ़ाई गई। ये लकड़ी और ईंटों से बने थे। हर कैंप्स में 3 लेयर्ड वाले बक्से या पलंग होते थे जिन पर मजदूरों को कागज के नीचे लकड़ी के तख्त बिछाकर सोने को कहा जाता था। एक पलंग पर सिर्फ 4 लोग सो सकते थे, लेकिन वहाँ 12 से 14 मजदूरों को सोने को कहा जाता था। सर्दी या गर्मी के मौसम में सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच मजदूरों को गोंग की आवाज से जगाया जाता और फ्रेश होने के लिए और चाय कॉफी के लिए रोज में रखा जाता। चाय कॉफी मिल जाना, शरीर साफ करने के लिए पानी मिल जाना किस्मत की बात थी। कुछ को मिल जाता था, कुछ को नहीं। उनसे 11 से 12 घंटे काम कराया जाता।
जो लोग कमजोरी के कारण बीमार होने लगते थे उन्हें मार डालने के लिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया जाता था। नागरिकों में केवल सक्षम पुरुषों और स्वस्थ महिलाओं को जो गर्भवती न हो उसे जानवरों की तरह भूखा प्यासा रखकर उनसे मजदूरी करवाई जाती थी। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में गैस प्लांट लगाने का मेन रीजन सामूहिक हत्या थी। एक्शन T4 के तहत सामूहिक हत्या का दूसरा रूप घातक इंजेक्शन, जहरीली गैस का इस्तेमाल अस्पतालों में शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम मरीजों पर किया जाता था। शवों को गुफाओं में फेंक दिया जाता था। मौत का यह मंजर शायद उन यादों का हिस्सा है जो शायद मानवता के नाम पर एक गहरा धब्बा है। हॉलोकॉस्ट यह सिर्फ एक नहीं बल्कि कई जानी मानी हस्तियों की मौत का कारण बना। एनी फ्रैंक, एक प्रसिद्ध लेखिका, भी हॉलोकॉस्ट की शिकार हुई थी। एज यू आर अवेयर, एनी फ्रैंक एक बहुत प्रसिद्ध लेखिका थी। बहुत छोटी उम्र में अपने लेखन कौशल को ऐसे कागज पर उतारा कि कब उन्हें अपने रीडर्स के दिल में जगह बना ली ये उनकी पब्लिकेशन सेल्स देखकर पता लगता है। उनके पिता के दिल पर उनके लेखों ने एक बहुत गहरी छाप छोड़ी थी। आइए आपको उनकी लाइफ स्टोरी से रूबरू करवाते हैं। हमारी कहानी के किरदार हैं एनी फ्रैंक के पिता ऑटो, उनकी माँ एडिथ और उनकी बड़ी बहन मार्गोट। दोनों माता पिता जर्मनी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अपनी बेटियों एनी और मार्गोट को लेकर काफी चिंतित थे। अंततः ओटो ने फैसला किया कि वो अपने परिवार को लेकर नीदरलैंड चला जाएगा। एनी फ्रैंक ने 11 साल की उम्र तक उन्हें एम्स्टर्डम में एक खूबसूरत समय बिताया। 1944 में फ्रैंक परिवार को एक गुप्त ठिकाने में 2 साल तक छुप के रहना पड़ा। यहाँ पर भी उनके पिता के एक जानकर ने पैसे के बदले उनके परिवार को नाजी के हाथों पकड़वा दिया। 4 अगस्त 1944 के दिन एनी फ्रैंक और उनके परिवार को गुप्त ठिकाने से निकालकर बहुत बेदर्दी से होलैंड डिपोर्टेड कर दिया गया। एनी, उनकी माँ और बहन मार्गोट को ऑस्ट्रिच के विमेन्स लेबर कैंप में और उनके पिता को मेंस लेबर कैंप में भेज दिया गया। ये कैंप नहीं शमशान थे। शिविरों में रोज हजारों की ताकत में लोग भूखे थे। ठंड और संक्रामक बीमारियों की वजह से मरते थे। बहुत अलग तरह की संक्रामक बीमारियों की वजह से दिन ब दिन मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। जो बीमार होता उसे खाने को न देकर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। दोनों बहनों को टाइफस ने जकड़ लिया। फरवरी 1945 में पहले मार्गोट और फिर एनी की मौत हो गई। एनी के पिता ऑट्टो ही पूरे परिवार में से एकमात्र अकेले जिंदा बचे थे और कैंप से बच निकलने के बाद उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी एडिथ की भी कैंप के दौरान भूख के कारण मौत हो गई। अपनी बेटी की डायरी को वो रोज पढ़ने लगे जो उनकी सोच को दिन बी दिन प्रभावित करती गई। अपने दोस्तों के कहने पर उन्हें ही एनी की डायरी प्रकाशित करवाई और दुनिया को सच से रूबरू करवाया। ये 70 भाषाओं में प्रकाशित हुई और बहुत लोकप्रिय भी हुई। उनके नाम पर भी जब कोई उन्हें एनी फ्रैंक के पिता कहकर बुलाता था तो नम आंखों से पिता का दिल बेटी को याद करता था। दुनिया के हर कोने में उनकी डायरीज सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुई और अपने परिवार से मिली प्रेरणा को सुंदर शब्दों का रूप देकर उन्हें कलम से कागज तक के सफर पे इतनी अच्छी तरह से रचना अपने आप में एक बच्चे के हुनर को झलकाती है। यहूदी विरोधी तानाशाह एडोल्फ हिटलर शायद जीवन का मूल्य भूल गया था। ऐसी ही अव्यवस्था आज भी उन आतंकवादियों में देखी जा सकती है जो किसी धर्म के नाम पर निर्दोष नागरिकों की हत्या करते हैं। बम विस्फोट, परमाणु युद्ध, ड्रोन हमले, बायोलॉजिकल युद्ध और भगवान जाने क्या क्या, बॉम्बे ब्लास्ट, वर्ल्ड ट्रेड टूर और न जाने कितने और। शायद वे इन हिंसक हमलों को अपनी शक्ति का प्रदर्शन मानते हैं। दोस्तों, सत्ता एक ऐसा नशा है कि अगर गलत सोच वाले दिमाग को इसकी आदत हो जाए तो यह कई लोगों के लिए खतरा बन जाती है। धर्म के नाम पर, राजनीतिक सत्ता के नाम पर मौत का यह नंगा नाच कब बंद होगा? शायद किसी के पास इसका जवाब हो। यह नफरत सिर्फ यहूदी समुदाय तक ही सीमित नहीं थी। आज भी अगर हम अपने इतिहास को देखें तो भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड इसका जीता जागता उदाहरण है। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध, सीरिया के हालात, शायद हर कोई जीवन और मृत्यु के बीच के अंतर की बात करता है। जीवन और मृत्यु की कहानी, इस अंतर की कोई परिभाषा नहीं है क्योंकि शायद इसे वही समझ सकता है जिसने इन परिस्थितियों में अपने किसी करीबी को खोया हो। जरूरी नहीं कि सिर्फ युद्ध ही सब कुछ हल कर सकता है। अगर हम ऐसी सोच के साथ चलते रहे तो हॉलोकॉस्ट हो सकता है। एज दे से, वर्ड्स आर मोर पावरफुल देन योर एक्शंस इन सम स्फीयर्स ऑफ लाइफ। तानाशाही दृष्टिकोण वाले राजनीतिक नेता जो अभी भी कई देशों में अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं, वे मौत को सिर्फ मजाक के तौर पर पेश कर रहे हैं। हमें गर्वित भारतीयों के रूप में अहिंसा, जी हाँ, अहिंसा का संदेश फैलाना चाहिए जिसके बल पर हमें आजादी मिली और आज हम प्रगति की ओर अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। दिस विल बी द resurrection stone to bring the dead non-violence and respect for life of all races existing on Mother Earth to life.